वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पेयर्स लॉ, जिसे एम्पेयर सर्किटल लॉ से भी जाना जाता है। एम्पेयर्स लॉ क्या है? सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि एम्पेयर्स ने जो लॉ दिया है उसकी क्या स्टेटमेंट है। द सम ऑफ क्वांटिटीज, ये आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, एक है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है लेंथ सेगमेंट। डिफरेंशियल पार्ट ऑफ लेंथ सेगमेंट मतलब लेंथ का छोटा सा पार्ट फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स into which complete loop has been divided equals mu naught times the total current unclosed by the loop। ये हमारे पास है बच्चों एम्पेयर्स लॉ। अब इस एम्पेयर्स लॉ को हमने पढ़ना है कि एम्पेयर्स ने ये जो स्टेटमेंट दी है कि हमारे पास जितनी भी बी डॉट डेल एल टर्म्स हैं, अगर यहाँ पर हम आई लगा देते हैं तो आई इज इक्वल टू 1 to n, तो जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं उन सब का समेशन, उन सब का सम, उन सब का इंटीग्रल पार्ट दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। की आप अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज करेंगे और क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट्स का आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो उसका जो समेशन होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। ओके जी। सबसे पहले तो बच्चों हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास ये कार्डबोर्ड आ गया और इस कार्डबोर्ड में से हमने एक वायर को पास करवा दिया। ये हमारे पास वो वायर है जिसको हमने पास करवाया। ओके जी। अब इस वायर, ये जो आपके पास वायर है ये कौन सी है, अगर ये करंट कैरिंग है, अगर आपके पास क्या होगा, अगर ये वायर क्या है, करंट कैरिंग है, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो यकीनन इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी सर्कल के अंदर। तो ये क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अब इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड हम एक सर्कल लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक सर्कल लगा लेते हैं जो एक क्लोज पाथ बन जाता है। क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोज पाथ बन जाएगा। इस क्लोज पाथ को क्या कहा जाता है, एम्पेयरन पाथ। क्या बोलते हैं इसको, एम्पेयरन पाथ। जिस तरह से आपने गासेस लॉ पढ़ा था ये बिल्कुल गासेस लॉ ही की तरह है। गासेस ने जो डिटरमाइन की थी फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, और एम्पेयर्स ने क्या किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड की है। तो वहां हमने गाशियन सरफेस सपोज किया था और यहां आपके पास क्या होगा, एम्पेयरन पाथ। तो क्या है आपके पास एम्पेयरन पाथ, एम्पेयरन पाथ एक क्लोज इमेजिनरी पाथ। क्या है, एन इमेजिनरी, क्या है बच्चों ये, एन इमेजिनरी एंड क्लोज पाथ। एक इमेजिनरी है, क्लोज पाथ है। जैसे हमने ये क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। अब इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने डिटरमाइन करनी है तो एम्पेयर ने हमें वो मेथड दिया है। क्या मेथड है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज। पहले तो आप क्या करें, इस पूरे एम्पेयरेंस पाथ को डिवाइड कर दें। डिवाइड क्लोज पाथ, डिवाइड क्लोज पाथ into very small length segment। आपने क्या करना है, इस पूरे पाथ को लेंथ सेगमेंट में डिवाइड कर देना है और ईच ऑफ, और हर छोटे से सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा एल। ओके जी। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक लेंथ सेगमेंट हमने कंसीडर कर लिया, ये आ गया आपके पास डेल्टा एल। ओके जी। अब इस डेल्टा एल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सर्कुलर है इसीलिए इस डेल्टा एल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके जी। अब आपने करना क्या होगा, अब आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होगा मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ सेगमेंट का, मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ सेगमेंट का। और ये किसके बराबर बनेगा आपका, ये बनेगा आपके पास बी डेल एल
कॉज ऑफ थीटा, बी डेल एल कॉज ऑफ थीटा, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं दैट इज बी कॉज ऑफ थीटा इंटू डेल्टा एल, बी कॉज ऑफ थीटा इंटू डेल एल। ये जो बी कॉस थीटा है ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल, डेल्टा एल की डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। मतलब आपने क्या किया, आपने डिवाइड किया इस पूरे सर्कल को स्मॉल लेंथ सेगमेंट्स में, और हर छोटा सा जो लेंथ सेगमेंट है उसको हमने क्या नाम दिया है, डेल्टा एल। फिर आपने क्या किया, आपने फिर मैग्नेटिक फील्ड का उस लेंथ सेगमेंट्स के लिए डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब ये आपने क्या करना है, पूरे सर्कल के लिए करना है, ये इतने से पार्ट का हमने आपको बताया, बल्कि ये सिंगल वैल्यू आपके पास नहीं होगी, बल्कि पूरे सर्कल के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे ही लेंथ सेगमेंट्स का सम ले लेंगे। मतलब आपके पास एक नहीं होगा कंपोनेंट, आपके पास क्या होगा, आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। जैसे मैं इधर लिखता हूं बी डॉट डेल्टा एल वन प्लस बी डॉट डेल्टा एल टू प्लस बी डॉट डेल्टा एल थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस बी डॉट डेल एल इंटू एन। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा म्यू नॉट आई के। किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के। ओके जी, इसी रिलेशन को आप यूं समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल आई इज इक्वल टू 1 टू एन, और यहां पर आप लिख सकते हैं ये आपके पास एन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एन की बजाय आई, ये इधर एन आएगा, इधर हमारे पास कोई भी टर्म आएगी आई, म्यू नॉट। अच्छा, ये जो आपके पास म्यू नॉट है ये क्या है, ये है आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या चीज है आपके पास, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे गाउसेस लॉ में आपने पढ़ा था ना, वहां क्या था, एप्सिलॉन नॉट, वो क्या था आपके पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो म्यू नॉट है ये आपके पास क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये आपके पास कांस्टेंट है, और इसकी क्या कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। इसकी क्या वैल्यू आ जाती है, म्यू नॉट की 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो आपके पास ये जो एम्पेयर्स लॉ है, या डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एम्पेयर्स लॉ को किसके लिए यूज किया जाता है, इसका एम्पेयर्स लॉ का पर्पस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एम्पेयर्स लॉ used for the determination of magnetic flux density। किस लिए यूज करते हैं इसको, एम्पेयर्स लॉ को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ओके बच्चों, तो एम्पेयर्स लॉ क्या है, एम्पेयर्स लॉ क्या है, सम ऑफ ऑल बी डॉट डेल एल टर्म्स, जितने भी बी डॉट डेल एल टर्म्स हैं उन सब का जो सम है, उन सब का जो समेशन है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई। आई आपके पास क्या है, ये वो टोटल करंट है जो उस कंडक्टर में से, उस वायर में से फ्लो कर रहा है। तो क्या मेथड आपने अडॉप्ट किया, आपने सबसे पहले जो करंट कैरिंग वायर थी उसके अराउंड एक क्लोज पाथ कंसीडर किया, जिसे हमने क्या नाम दिया है, एम्पेयरन पाथ का नाम दिया। फिर आपने क्या किया, एम्पेयरन पाथ कंसीडर करने के बाद इसको आपने एम्पेयरन पाथ को डिवाइड किया छोटे छोटे लेंथ सेगमेंट्स में, और हर छोटी सी लेंथ आपके पास किसके बराबर है, डेल्टा एल के बराबर है। फिर आपने क्या किया कि हर लेंथ सेगमेंट के लिए बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट लिया, और फिर उन तमाम टर्म्स को सम कर दिया, तमाम टर्म्स का मजमुआ ले लिया, और सब लेने के बाद आपके पास जो टोटल वैल्यू, उनको सम करने से क्या रिजल्ट आता है, वो आता है आपके पास म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई, आई आपके पास क्या है, ये वो टोटल करंट है जो इस वायर में से फ्लो कर रहा होता है। ओके जी, हाँ जी बच्चों,
चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास सोलेनॉइड क्या चीज़ है, ठीक है, और फिर सोलेनॉइड अगर करंट कैरिंग होगा तो क्या होगा। वैसे हमने पढ़ा है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओके। और देखना ये होगा कि हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। इसके बाद हम उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेंगे और देखेंगे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओके। अब अच्छा, सबसे पहले तो हम इस सोलेनॉइड की डेफिनेशन करते हैं कि सोलेनॉइड आपके पास क्या है। सोलेनॉइड इट इज लॉन्ग tightly wound cylindrical coil of wire। ये आपके पास सोलेनॉइड क्या चीज है। इट इज अ लॉन्ग, लंबी, टाइटली वाउंड मतलब हमने इसको वाउंड किया हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल ऑफ वायर। मतलब आपके पास एक वायर थी, ये आपके पास एक वायर थी, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको इस तरह से वाउंड कर दिया। वाउंड करने के बाद ये किस शेप में आ गई, ये आ गई हमारे पास एक कॉइल की शेप। इसी को सोलेनॉइड कहा जाता है, इसी को कॉइल कहा जाता है, इसी को इंडक्टर कहा जाता है, ठीक हो गया। तो आपके पास सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अब अच्छा, जब ये कॉइल करंट कैरिंग होगी तो हमें पता है कि करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर बच्चों हमारे पास यही कॉइल क्या हो जाए, करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, यही कॉइल क्या हो जाए हमारे पास, करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, इस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कॉइल के क्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये हमारे पास कॉइल है और ये कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह की होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ इस किस्म की होगी, ओके जी। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ किसकी, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब बच्चों एक बात तो ये है कि सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है। जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं। यहां पर हम लिखते हैं कि यही जो हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पर बहुत वीक है और इनसाइड बहुत स्ट्रांग है। सो फील्ड inside the solenoid is strong। इसी तरह से फील्ड outside the solenoid is weak, ठीक है, is so weak that is neglected। हम आम तौर पर क्या करते हैं, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को निगलेक्ट कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद बच्चों सोलेनॉइड, अगर आपके पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो हम आम तौर पर करते हैं, इट बिहेव एज अ बार मैग्नेट। किस तरह से बिहेव करता है, बार मैग्नेट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक इसका नॉर्थ पोल और एक इसका साउथ पोल। जैसे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सिलेंड्रिकल शेप का सोलेनॉइड है, ओके जी। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड का, जब ये सोलेनॉइड होगा करंट कैरिंग,
ये सोलिनॉइड क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग सोलिनॉइड हो जाएगा। जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से मालूम करेंगे और हमें कैसा पता चलेगा। देखिए जो बार मैग्नेट है वो बिहेव करता है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक उसका साउथ पोल होता है। इसी तरह से हमारे पास करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव करेगा एज अ बार मैग्नेट, इसका भी एक नॉर्थ पोल होना चाहिए, एक साउथ पोल होना चाहिए। कैसे मालूम करेंगे कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। बच्चों हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को इस तरह से ग्रिप करेंगे, क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को इस तरह से ग्रिप करेंगे कि हमारी जो थंब है, थंब वो किसको रिप्रेजेंट करे, हमारा थंब रिप्रेजेंट करे, ये आपके पास थंब आ गया। इसको जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको ध्यान से, ठीक है। और ये आपकी 4 फिंगर्स आ गई, ये छोटी फिंगर, ठीक है। ये आपके पास आपका हैंड आ गया, ओके जी। अब बच्चों किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल। एक मिसाल है कि अगर हमारे पास ये एक सोलिनॉइड है, हम इसको अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रिप करेंगे कि ये जो उंगलियां हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, करंट की डायरेक्शन को, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो अंगूठा किस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। तो क्या करेंगे, ग्रिप द सोलिनॉइड इन योर राइट हैंड, सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रिप करें। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को। एंड थंब इंडिकेट द नॉर्थ पोल, थंब किसको इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल। अगर हमें नॉर्थ पोल का पता चल जाता है कि ये नॉर्थ पोल है तो यकीनन दूसरा साउथ पोल ही होगा, क्योंकि मोनोपोल मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके जी, तो आपने क्या करना है, ग्रिप द सोलिनॉइड, grip the solenoid in your right hand, in your right hand. Curling of fingers, curling of fingers represent, curling of fingers किसको represent कर रही हैं, represent direction of current, direction of current, curling of fingers represent direction of current. And erect thumb indicate north pole, indicate north pole। तो ये जो आपके पास इरेक्ट थंब है, ये थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल है तो इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल। अब आते हैं बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ कि हम एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों हमें एक सोलिनॉइड चाहिए है। अब एक सोलिनॉइड है आपके पास, इधर हम बना रहे हैं डॉट, ये हमने बना दिया इधर डॉट, और इधर हमने बना दिया है क्रॉस। ये डॉट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, डॉट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। क्रॉस की क्या होती है, इनवर्ड। मतलब अब आपके पास ये करंट की डायरेक्शन है, बोर्ड से बाहर आउटवर्ड, बोर्ड की तरफ इनवर्ड। ये आपके पास क्या है, करंट की डायरेक्शन। किसके करंट की डायरेक्शन, इस सोलिनॉइड की। ये जो डॉट और क्रॉस हमने रिप्रेजेंट किया है, ये सोलिनॉइड की मैग्नेटिक सोलिनॉइड में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक बच्चों, अगर आपके पास करंट की ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो आपके पास ये कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा बनेगा, साउथ पोल। तो हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही। ये आपने जो डॉट्स और क्रॉस बनाए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोलिनॉइड की, सोलिनॉइड में से फ्लो होने वाले करंट को। मतलब ये जो क्रॉस है, दीज आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ओके जी, अब अच्छा इस सोलिनॉइड की वजह से ये हमारे पास नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। आपने क्या करना है, रमजान आगे आगे बैठ जाए,
आगे आगे बैठ जाए, 2 3 है। अब बच्चों आपने क्या करना है, जैसे पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, वो आपको चाहिए था अम्पेयरेंट पाथ। क्या चाहिए था? अम्पेयरेंट पाथ चाहिए था। तो हम यहाँ पर ये हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर ली है, अम्पेयरेंट पाथ। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये आपके पास आ गया अम्पेयरेंट पाथ। क्लोज लूप, क्लोज लूप ए बी सी डी ए। तो अम्पेयरेंट पाथ क्या है आपके पास? एक क्लोज लूप है ए बी सी डी। उसके बाद आपने क्या किया था? डिवाइड किया था लूप को उसके लेंथ सेगमेंट्स के अंदर। तो इसी तरह से यहां भी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड द लूप इनटू कितने लेंथ सेगमेंट्स इसके बन रहे हैं? एक आपके पास ये लेंथ सेगमेंट बन रहा है, एक ये आपके पास दूसरा लेंथ सेगमेंट, ये आपके पास तीसरा लेंथ सेगमेंट, ये आपके पास चौथा लेंथ सेगमेंट। तो आप क्या करेंगे? इस पूरी लूप को 4 लेंथ सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड द लूप इनटू 4 लेंथ सेगमेंट्स। 4 लेंथ सेगमेंट्स वो कौन कौन से हैं? ए बी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं L1 से, ये L1 आ गया। बी सी को रिप्रेजेंट कर देते हैं L2 से, ये L2 आ गया। सी डी को रिप्रेजेंट कर देते हैं L3 से, ये आपके पास L3। और जो डी ए है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं L4 से। ये 4 लेंथ सेगमेंट्स आ गए बच्चों। ओके जी। फिर आपने क्या किया था? हर लेंथ सेगमेंट्स का आपने डॉट प्रोडक्ट किया था। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, जो आपने अभी एम्पेयर्स लॉ पढ़ा है, उसका जो रिलेशन है वो क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक सम ऑफ ऑल बी डॉट डेल एल टर्म्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके जी। लेकिन अब आप यहां पर i इज इक्वल टू 1 to n लिखते थे, और इधर भी आप क्या लिखते थे? i लिखते थे। अब आपके पास i इज इक्वल टू 1 to n है। n क्या था? टोटल लेंथ सेगमेंट्स। इसमें टोटल लेंथ सेगमेंट्स कितने हैं? 4। तो लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 to 4। मतलब ये जो आपके पास b डॉट डेल एल सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? b डॉट L1 प्लस b डॉट L2 प्लस b डॉट L3 प्लस b डॉट L4। अब आप यहां पर आ जाए बच्चों, ये आपके पास आ गया L1 और ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो b डॉट L1 मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट्स दोनों क्या है? पैरेलल हैं। दोनों क्या है? पैरेलल। डॉट खत्म करेंगे तो BL1 cos ऑफ पैरेलल की ये एंगल 0, cos 0 1 होगा, तो ये BL1 के बराबर होगा। दूसरा आ गया आपके पास B डॉट L2। ये देखें, ये लेंथ सेगमेंट आपके पास L2 है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया? 90 का। तो BL2 दैट इज इक्वल टू BL2 cos ऑफ 90, cos 90 0। तो ये सारा का सारा 0 हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं BC के लिए। अब आते हैं B डॉट L3। अच्छा, ये जो B डॉट L3 है, ये L3 ये क्या है? आउटसाइड द सोलिनॉइड। आउटसाइड द सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के आउटसाइड हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। अब एक लेंथ सेगमेंट बच गया, वो बच गया DA। यहां भी देखें कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? इधर भी 90। तो B डॉट L4 दैट इज इक्वल टू BL4 cos ऑफ 90, cos 90 0। तो ये सारा 0। अब इन सब को सम कर लेते हैं। क्या करते हैं? सम लेते हैं इन सब का। मतलब B डॉट L1 प्लस B डॉट L2 प्लस B डॉट L3 प्लस B डॉट L4 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस BL1 किसके बराबर हो गया? BL1। तो ये जो आपके पास
बी डॉट एल एल 4 सेगमेंट्स के लिए ये किसके बराबर आ गया आपके पास, बी एल 1 के लिए। तो इसको हम लिखते हैं बी एल 1 इसके बराबर, ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट आई के। किसके बराबर आ गया ये, म्यू नॉट आई। ओके बच्चों, अच्छा ये बताएं कि जो सोलिनॉइड होता है उसमें कितनी लूप्स होती हैं। देखें ये हमारे पास एक लूप है, ये सिंगल लूप। जबकि हम सोलिनॉइड कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो इसमें कितनी लूप्स आ जाती हैं, एन लूप्स। तो ये जो आपने निकाला है ये तो सिंगल लूप के लिए निकाला है, ए बी सी डी सिंगल लूप के लिए निकाला है। फॉर एन लूप्स के लिए यही रिलेशन आपके पास बी एल 1 दैट इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगा। और बच्चों जो स्मॉल एन होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर n इज इक्वल टू एन एल। कैपिटल N किसके बराबर होगा, एन एल के। तो बी एल 1 इज इक्वल टू कैपिटल N के लिए एन एल म्यू नॉट आई। इसको भी आप L कर दें, ये जो 1 लिखा है सबस्क्रिप्ट इसको रिमूव कर दें। तो बी एल 1 इज इक्वल टू एन एल म्यू नॉट आई, L से L कैंसिल आ गया। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये आपके पास क्या है, n म्यू नॉट आई, या फिर इसको लिख दें म्यू नॉट एन आई। ये है बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ओके जी, तो आपने देखा कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसे डिटरमाइन किया है, एम्पेयर्स लॉ को यूज करके। जैसे एम्पेयर ने कहा था कि आप सबसे पहले क्लोज लूप लें, हमने क्लोज लूप ली ABCD, फिर इसको डिवाइड किया 4 सेगमेंट्स में, डिवाइड कर दिया, और फिर हर पाथ एलिमेंट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया, वो भी ले लिया। तो इस तरह से एंड में हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ओके जी, चलें जी, आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारा जो पिछला टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया, वो हमारे पास था फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। हमने एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन की थी, और आज हम क्या करेंगे, हमने देखना ये है कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, क्या वो फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर पर एक्ट करती है या उस कंडक्टर में मौजूद चार्जेस पर भी एक्ट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं इसका। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मतलब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे करंट के बारे में हमने पढ़ा है कि करंट किस वजह से होता है, चार्ज की मोशन की वजह से। अब वो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब चार्जेस मोशन में होंगे तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स जो है हमने डिटरमाइन कर रही है। इसके लिए बच्चों पहले आपने पढ़ा फोर्स एक्सपीरियंस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसको हम क्या करते हैं, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। वो फोर्स किसके बराबर है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब बच्चों हमने देखना ये है कि क्या ये फोर्स जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था, उस कंडक्टर पर एक्ट करती थी, क्या ये चार्जेस पर एक्ट करेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एक वायर सेगमेंट। ये हमने क्या किया, एक वायर सेगमेंट कंसिडर कर। ये हमारे पास एक वायर सेगमेंट है, ठीक है। ऐसा वायर सेगमेंट जिसकी लेंथ हमारे पास L है। वायर सेगमेंट आ गया जिसकी लेंथ क्या है, L है। अब इस वायर सेगमेंट के अंदर सपोज करते हैं हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस कंडक्टर में से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है।
अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यकीनन ये जो चार्जेस होंगे ये भी मूव करेंगे। चार्जेस क्या करेंगे? मूव करेंगे। चार्जेस मूव करेंगे किसी वेलोसिटी v के साथ, किसी वेलोसिटी v के साथ। तो ये v इसके आपके पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। v आपके पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर की भी वही डायरेक्शन। अगर आपके पास इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है, इसका एरिया क्या है? a। तो देखें आपने एक वायर सेगमेंट कंसीडर किया है, ऐसा वायर सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या है? l, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? a, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I। करंट किस वजह से है? चार्जेस की मोशन की वजह से। हम सपोज करते हैं कि हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? Q है। हर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q। तो इस वायर के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ चार्जेस? n नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इन चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले ये करंट फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जो वायर सेगमेंट आपने कंसीडर किया है, इस वायर सेगमेंट को हमने प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ प्लेस कर दिया है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर इस वक्त किस में मौजूद है? मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। ओके जी, पहले इस वायर सेगमेंट का हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वायर का आपके पास लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? AL। अब इस वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस हैं? N चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? N चार्जेस। तो यहां पर पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे? NaL वॉल्यूम के अंदर n चार्जेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे? NaL। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो गया हमारे पास? NaL। इफ Q इज चार्ज, इफ Q इज चार्ज, अगर आपके पास हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? Q है। हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? Q है। Q अगर आपके पास चार्ज है देन टोटल चार्जेस, तो आपके पास जो टोटल चार्जेस होंगे उन टोटल चार्जेस को हम डेल Q से रिप्रेजेंट करेंगे और वो टोटल चार्जेस किसके बराबर होंगे? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन वॉल्यूम। तो अगर Q आपके पास NaL इंटू Q, इस वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्जेस को मैग्नीट्यूड Q के साथ आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास इस वायर सेगमेंट में मौजूद टोटल चार्जेस की मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके जी। अब बच्चों अगर ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस यहां से इस एंड तक t टाइम के अंदर मूव करते हैं। कितने टाइम के अंदर? डेल t टाइम के अंदर। डेल t से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इनका टाइम डिटरमाइन कर देते हैं। टाइम ऑफ charges to move from left end to right end। तो इन चार्जेस को लेफ्ट एंड से राइट एंड तक जाने के लिए जितना टाइम आपको रिक्वायर था वो टाइम आप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास S इज इक्वल टू, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है, S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू VT। अब आपके पास डिस्टेंस क्या होगी? लेंथ। इस S की बजाय हम क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। तो L इज इक्वल टू V डेल T। अगर आप यहां से डेल T की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? L ओवर V। डेल T की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? L ओवर V। अब आपके पास बच्चों डेल T की भी वैल्यू मौजूद है और आपके पास टोटल चार्जेस डेल Q की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम करंट फाइंड करते हैं। देन करंट अब हम करंट फाइंड करते हैं। करंट I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डेल Q बाय डेल T। करंट किसके बराबर होगा? डेल Q बाय डेल T। अब डेल Q की वैल्यू भी गिवन है और डेल T की वैल्यू भी गिवन है। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। डेल Q आपके पास है NaLQ
और डेल टी आपके पास क्या है, एल ओवर वी। इस एल से ये एल कैंसिल हो गया, तो करंट आपके पास आ गया, करंट किसके बराबर बच गया, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ए क्यू इंटू वी, एन ए क्यू इंटू वी। ये बच्चों आपने फाइंड कर ली है करंट की वैल्यू, ये करंट आ गया। ये करंट हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स इन केस ऑफ चार्जेस। चार्जेस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, तो चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए थी और वो हमने निकाली। अब इस करंट की वैल्यू को हम इस रिलेशन के अंदर पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी के अंदर। ठीक है, ये आपके पास टोटल चार्जेस आ गए हैं, ये आपके पास टाइम आ गया, ये आपके पास अमाउंट ऑफ करंट आ गया। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको, इसी रिलेशन को जो आपके पास था F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो I की बजाय हम लिख रहे हैं F इज इक्वल टू, I की बजाय क्या लिखेंगे, एन ए क्यू वी, एन ए क्यू वी। ये बच्चों कौन सी फोर्स है, जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इस लेंथ सेगमेंट, इसको एफ एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस लेंथ सेगमेंट में जितने चार्जेस मौजूद हैं उन तमाम चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो आपके पास है, जिसको हमने किसे एफ एल से रिप्रेजेंट किया। इधर लिख देते हैं एल क्रॉस बी, इधर क्या लिख दिया हमने, एल क्रॉस बी। अच्छा बच्चों देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जो डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन किसकी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर की, या लेंथ ऑफ कंडक्टर के अलोंग चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब दोनों की डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर v से उसको l से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है इसीलिए इनकी यूनिट वेक्टर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी, और इसको लिख देते हैं L इंटू एल हैट क्रॉस बी, L इंटू एल हैट क्रॉस बी। क्योंकि कोई भी वेक्टर जो होता है आपके पास उसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म। वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में। अब एक काम करते हैं, ये जो L है इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, एन ए क्यू एल, और V को अंदर ले जाते हैं, वी एल हैट क्रॉस बी। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब बच्चों आपके पास जहां आपके पास एल हैट है, जहां आपके पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर एल, इसकी वजह यूनिट वेक्टर वी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। हम इसको लिखते हैं एन ए क्यू एल वी इंटू वी हैट क्रॉस बी, इस तरह से हमने लिख दिया। और ये जो आपके पास वी हैट है इसको वेलोसिटी वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी रिलेशन को एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू एल वेलोसिटी v क्रॉस b। ये बच्चों आ गया आपके पास इस वायर सेगमेंट में मौजूद तमाम चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, वायर सेगमेंट में मौजूद तमाम चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन हमने तो फोर्स ऑन अ चार्ज, हमने एक चार्ज पर फोर्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज पर फोर्स निकालते हैं। तो ये जो आपके पास टोटल फोर्स है, टोटल चार्जेस पर जो एक्ट कर रही है, तो किसी इस तरह से अगर टोटल फोर्स आपके पास आ जाए, टोटल मैग्नीट्यूड आ जाए, तो सिंगल मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसे टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स अटेन किए हैं 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का मार्क्स निकालें तो फिर क्या करते हैं, हम उस 100 वो जो 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 स्टूडेंट का आ जाता है। अब इसी तरह से बच्चों ये आपके पास एफ एल क्या है, ये टोटल चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है उस वायर के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर। अगर हम एक चार्ज पर फोर्स निकालना चाहेंगे तो इन टोटल चार्जेस को टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से। और वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, एन ए एल। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, एन ए एल। तो आपके पास एफ एल किसके बराबर है, एन ए
क्यू एल वी क्रॉस बी, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे इसको, एन ए एल से। तो एन से एन कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो गया, और आपके पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, वो क्या रिलेशन आया है आपके पास, वो रिलेशन आ गया F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। मतलब जब भी कोई चार्ज किसी भी वेलोसिटी से मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो उस पर क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई चार्ज है, ये आपके पास कोई क्यू चार्ज है, ये किसी वेलोसिटी, ये चार्ज, इस चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, आपके पास कोई चार्ज है, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। तो इस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, इस चार्ज पर क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो चार्ज पर फोर्स एक्ट कर रही है इस पर किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करेंगे, इसके लिए हम जो रूल यूज करेंगे वो यूज करेंगे राइट हैंड रूल। कौन सा, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन फाइंड करना बहुत आसान है। ये मेरा राइट हैंड है, तो इस वक्त ये जो मेरी उंगलियां हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। इस वक्त चार्जेस इस तरह मूव कर रहे हैं, चार्जेस की वेलोसिटी क्या है, ये चार्जेस की वेलोसिटी है, और अंगूठा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। इधर क्रॉस लगा हुआ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो हथेली है, ये वाली हथेली, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे डाउन, ऐसे डाउन है, ठीक है। तो ये हथेली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जब कोई चार्ज इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उस पर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी, जो उसके स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी, जो क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट। यूजिंग राइट हैंड रूल, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, या वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड इरेक्ट थंब, और जो इरेक्ट थंब है ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। देन तो उस सूरत में जो पाम होगा, जो आपकी हथेली होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पाम रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पाम किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए वेलोसिटी अगर अपवर्ड है, वेलोसिटी किस तरफ है, अपवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फोर्स होगी इसमें, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसको यू डायरेक्शन में ले लें, अगर आपके पास ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इस तरफ लगेगी। तो इस तरह से आप राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अब ये फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल्स पर। किस पर फोर्स लगती है, चार्ज पार्टिकल पर। ये फोर्स प्रोटॉन पर एक्ट करेगी, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी, लेकिन ये फोर्स न्यूट्रॉन पर एक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन की, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इसी फोर्स को जो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस पर माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। जहां पर आपके पास क्यू था, उस क्यू की बजाय हमने माइनस ई पुट कर दिया, ओके जी। और फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए जो फोर्स होगी, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव ई चार्ज होता है, तो फिर आपके पास प्रोटॉन पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो होगी पॉजिटिव ई वी क्रॉस बी।
पॉजिटिव ई वी क्रॉस बी। अब अच्छा दोनों पर ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। मतलब ये हम कोई रीजन कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास रीजन है जहां पर ये क्रॉस लगा दिया, जहां पर क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो चार्जेस आती हैं, ये दो चार्जेस आते हैं, ठीक है, तो एक चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ, दूसरा चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ। राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो एक चार्ज आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, तो दूसरा चार्ज आपके पास होगा पॉजिटिव। अगर ये दोनों चार्जेस एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते, दोनों डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाते या दोनों अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाते, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों कौन से चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये फोर्स जो चार्जेस पर एक्ट कर रही है, एक तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये कौन सी फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। एक चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ वो चार्ज किस में घूमना शुरू कर देगा, वो चार्ज सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा अगर वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बच्चों किसी भी पॉइंट पर हम देखें कि उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, उस पॉइंट पर उस पर एक्ट करने वाली फोर्स की क्या डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल होगा 90 का। एंगल क्या होगा, 90 का। और हमने पढ़ा है जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से अगर मैं वर्क फाइंड करता हूं, एफ डॉट डी डॉट खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है, 90, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल भी 90 का होगा और cos 90 0 होता है। सो नो वर्क इज डन। मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती। क्या काम करती है, जस्ट डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ मोशन। ये क्या करता है, पाथ ऑफ मोशन को डिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देता है किसमें, सर्कल के अंदर। इसके बाद बच्चों इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। आपने कहा ये जो फोर्स है हमारे पास दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर हम क्रॉस को स्किप करें, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा बच्चों, जब आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जब इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 का, तब फोर्स आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। तब फोर्स आपके पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 पुट कर देते हैं। साइन 90 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी, क्यू वी बी। ये है आपके पास मैक्सिमम फोर्स। ये क्या है आपके पास, मैक्सिमम फोर्स। इसी तरह से अगर हम मिनिमम निकालना चाहते हैं, मिनिमम, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में क्या है, एंटी पैरेलल हैं, तब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिनिमम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 0 होगा। ओके जी, जैसे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0 या फिर क्यू वी बी साइन ऑफ 180। बच्चों साइन 0 भी 0 होता है, 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। साइन 180 भी 0 होता है, 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई मिनिमम फोर्स। ओके जी, फोर्स मैक्सिमम कब होगी, फोर्स मिनिमम कब होगी, वो भी आपके सामने।
ओके बच्चों, ये था हमारे पास फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा कि किस तरह से जब एक चार्ज मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर किस तरह से फोर्स एक्ट करती है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो आपके पास था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है उस फोर्स को हमने कैलकुलेट किया था। आज हमारे पास है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा, अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या होगी। देखिए, ये दोनों बातें हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है कि जब आपके पास कोई भी चार्ज, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हाई पोटेंशियल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, लो पोटेंशियल आ गया। हमने पढ़ा था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को प्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास कोई चार्ज है Q, ये आपके पास Q जो है एक चार्ज है जिसको आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब जैसे ही इस चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो ये चार्ज क्या करेगा, एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। ये चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स इस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, इस चार्ज को एक्सेलरेट करवाएगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो चार्ज की एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फोर्स यूनिफॉर्म होगी उस चार्ज पर जो एक्ट करेगी और उस चार्ज की एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म। ओके जी। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किसके बराबर होता है, QE के। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होगा, QE के। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स का ये रिलेशन है आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फोर्स का ये रिलेशन है आपके पास। तो दोनों को कंपेयर करें तो MA इज इक्वल टू QE, MA इज इक्वल टू QE। यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा QE ओवर M, QE ओवर M। ये आ गया चार्ज की एक्सेलरेशन। बात वही होगी कि अगर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो उस चार्ज की एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म। ये है व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी चार्ज को क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें। इसी तरह से बच्चों ये हमारे पास एक रीजन है जहां पर यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्रॉस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज मूव करता हुआ उस रीजन में दाखिल होगा, व्हेन कोई भी चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ उस रीजन में दाखिल होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करेगी और वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, सर्कुलर पाथ के अंदर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इससे पहले हमने यही पढ़ा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है, जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये क्या काम करती है, मूविंग चार्ज को डिफ्लेक्ट करती है, उनके स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है। और इसी तरह से जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा इस चार्ज को। ये चार्ज जब किसी भी वेलोसिटी v से मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्ट करेगी QVB। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी QVB। अब बच्चों व्हाट हैपन, अब क्या होगा अगर एक चार्ज को हमने प्लेस कर दिया, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। वहाँ पर कौन सी फील्ड्स मौजूद है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज डिफ्लेक्ट भी करेगा और वो चार्ज एक्सेलरेट भी करेगा। वो चार्ज डिफ्लेक्ट भी करेगा और एक्सेलरेट भी करेगा। तो इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है
वो आपके पास है क्यू वी क्रॉस बी। तो अब बच्चों अगर आपके पास एक रीजन है, जैसे हम यहाँ पर रीजन बना देते हैं, ये हमारे पास रीजन आ गया, ये आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। इसी तरह से ये आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई नॉर्थ और साउथ पोल। अब होगा ये कि जब इस चार्ज को इस रीजन में प्लेस किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको एक्सेलरेट करवाएगी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज को एक्सेलरेट करवाएगी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो क्या करेगी, इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, इसको डिफ्लेक्ट करवाएगी। अगर बच्चों ऐसा केस है जहां पर ये मैं जो डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट किसको, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो डॉट्स हैं ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही, लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट। अब ये चार्ज एक्सेलरेट करने के साथ साथ, ये चार्ज एक्सेलरेट करने के साथ साथ ये चार्ज क्या करेगा, डिफ्लेक्ट भी करेगा। ये चार्ज क्या करेगा, डिफ्लेक्ट भी करेगा, एक्सेलरेट भी करेगा और डिफ्लेक्ट भी करेगा। तो कंटिन्यूसली ये चार्ज जो है एक्सेलरेशन के साथ साथ डिफ्लेक्शन भी होगा। क्यों, क्योंकि अब इस चार्ज पर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट कर रही है, अब इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स इसको एक्सेलरेट करवा रही है और मैग्नेटिक फोर्स इसके पाथ ऑफ मोशन को डिफ्लेक्ट करवा रही है। इस सूरत में इस चार्ज पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक आपके पास इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक। तो बच्चों सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दैट इज कॉल्ड लोरेंटेज फोर्स। सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स is called लोरेंटेज फोर्स। लोरेंटेज फोर्स, इस लोरेंटेज फोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया हमने, FL से। ये लोरेंटेज फोर्स किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स पर। ये फोर्स किस पर एक्ट कर रही है, उस चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है। यहाँ से बच्चों आप अगर Q कॉमन लेते हैं तो आपके पास E प्लस V क्रॉस B, ये आपके पास लोरेंटेज फोर्स इसके बराबर है। ये है आपके पास लोरेंटेज फोर्स। दूसरी बात आपने ये भी पढ़ी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वजह से वर्क होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज को एक्सेलरेट करवाती है, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करता है, उसकी वजह से वर्क भी होता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से वर्क नहीं होता। जो कल हमने पढ़ा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हमने यही चीज़ देखी थी कि जब भी किसी रीजन के अंदर कोई भी मूविंग चार्ज दाखिल होता है तो मुसलसल उस चार्ज पर जब फोर्स एक्ट करती है तो वो चार्ज सर्कल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। उस सूरत में हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, और फोर्स वेलोसिटी की वही डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी और फोर्स भी परपेंडिकुलर। हम यहाँ से अगर वर्क निकालते हैं एफ डॉट डी, डॉट खत्म करेंगे तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा, थीटा की बजाय 90 पुट करें तो इस सूरत में कॉस 90 0, आपके पास वर्क जो है ये 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से वर्क नहीं होगा, बल्कि वर्क किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो बच्चों हमने देखा कि अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस में प्लेस कर देते हैं, दोनों फील्ड्स में प्लेस कर देते हैं, तो दोनों फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी उस पर एक्ट करेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी उस पर एक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी, चार्ज को एक्सेलरेट करवाएगी, और मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, चार्ज की मोशन को डिफ्लेक्ट करेगी। ओके जी।